अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है आयलर लैग्रांज इक्वेशंस। आयलर लैग्रांज इक्वेशंस के लिए आपने पहले ये टॉपिक आपने अगर क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आपको याद हो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आयलर लैग्रांज इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम इसी वर्जन को थोड़ा सा डिफरेंटली डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड द स्टेशनरी पार्ट्स ऑफ मोर जनरल फंक्शंस इन पर्टिकुलर, मतलब कि हम जनरल फंक्शनल्स जो होते हैं उनके स्टेशनरी पार्ट्स फाइंड करने के लिए हम आयलर लैग्रांज इक्वेशंस यूज करते हैं, जिनकी डेरिवेशन वो यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। सो देयर इज अ डेरिवेशन। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल है विद द इंटेग्रल ऑफ सम फंक्शनल, ठीक है। ये कोई एक और फंक्शन का किसी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का हमारे पास इंटेग्रल हम ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर एफ इज एक्सप्रेशन containing at least one of the function y and y prime, दैट मीन्स कि इसमें y भी होगा y प्राइम भी होगा और पॉसिबिलिटी है कि उसमें वेरिएबल x भी आए, ठीक है। तो y appears as an argument of the functional as y इस आर्गुमेंट में आएगा कि हम किसी y के करस्पॉन्डिंग हम फंक्शनल डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें लेते हैं कि हमने पीछे डिफाइन किया था कि हमारे पास जो एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन आता है वो ये कुछ आता है। तो अगर मैं f की जगह ये वैल्यू, अब देखें इसमें y भी है y प्राइम भी है, x नहीं है, तो वो कहता है पॉसिबिलिटी है कि x आए कि नहीं आए, ठीक है। अब अगर मैं इसी में f इज अ फंक्शन ऑफ y एंड y प्राइम बट नॉट ऑफ x, x का नहीं है, सो इक्वेशन 11 फॉर द टाइम ऑफ नेविगेशन, अगर हम वहीं पे ही इक्वेशन 11 जो हमने ऊपर डिस्कस की है उसने, आप उसको देख सकते हैं कि उसने क्या डिस्कशन किया, उसमें से यहाँ पे उसने ये दिया f की वैल्यू। अब इसमें y भी है y प्राइम भी, अब इसमें y प्राइम भी है और x भी है, ठीक है, y भी है एंड ऑल्सो x बिकॉज ऑफ द एडिशनल फंक्शन ऑफ v ऑफ x, ये इस एडिशनल फंक्शन की वजह से विच मेजर्स वाटर स्पीड, ठीक है, जो स्पीड ऑफ वाटर को मैयर करता है। ये v ऑफ x की वैल्यू x इंटू के माइनस एक्स से रिप्रेजेंट की जाती है। अब हमने इसमें वेरिएशंस लगानी है। वो कहता है हमने एक बात y ऑफ x फाइंड करना है दैट मेक्स द फंक्शनल स्टेशनरी, जो इस फंक्शनल 14 को स्टेशनरी बना दे। टू डू दिस वी प्रोसीड इन एग्जैक्टली द सेम है, वो कहता है हम इसी तरह से उसको ले रहा है। अब वो क्या कर रहा है, हम एक नेबरिंग पाथ ले रहे हैं किसी y ऑफ x का, हम ना मतलब कंट्राडिक्शन से सपोज, मतलब हम कंट्राडिक्शन ही हम इंडक्शन से सपोज कर रहे हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि जी हमने जो प्रूव करना है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और हम उसी में थोड़ी सी कंडीशन चेंज करके लगा देते हैं, ठीक है, और हमें ये बताना है कि वो भी उसमें लाजमी होल्ड करती है, तो डेट मीन्स हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि y ऑफ x हमारे पास कोई एक स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है, y ऑफ x हमारा रिक्वायर्ड स्टेशनरी पॉइंट है, तो लाजमी बात है इसका एक नेबरिंग पाथ भी होगी बाय डेफिनेशन। ये रही हमारे पास एक नेबरिंग पाथ जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। एप्सिलॉन को स्मॉल रियल नंबर है, ये सफिशिएंसी बिहेव करते हैं, वो सब वैल्यूज वैसे ही दी गई हैं। सो नाउ द वैल्यू ऑफ फंक्शनल, हम ये वाली y टिल्डा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो y टिल्डा प्राइम इज इक्वल टू dy टिल्डा ओवर dx, ठीक है। सो फॉर फिक्स्ड y एंड g डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन गिवन डिफरेंट वैल्यूज, अगर मैं कहूँ कि y टिल्डा के ऊपर मैं y प्लस एप्सिलॉन g दे रही हूँ, तो y हम अब मैं जैसे जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करूंगी, मेरे पास y और g को फिक्स रख के सिर्फ एप्सिलॉन को चेंज करती जाऊंगी, तो मेरे पास हर दफा डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। अब y हमारे पास डिफाइन है कि वो एक स्टेशनरी पाथ है, so y tilde must be stationary at epsilon is equals to 0, that means अगर ये y
टिल्डा की वैल्यू इक्वल हो जाए y के। ये कब होगी? जब आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तब हम कहेंगे कि जी ये ऐसा है। तो हम इसके ऊपर डेरिवेशन अप्लाई की है, डी एप्सिलॉन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर इज इक्वल्स टू 0, यानी हमने सबसे पहले ये पता करना था कि ये 0 कहाँ आता है। तो एक ही सिचुएशन है अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0 हो। इसी को हमने यहाँ फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दिया जो उसने 14 इक्वेशन में हमें डेफिनेशन दी थी। अब जब मैं इस f के ऊपर ये डेरिवेशन अप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, क्योंकि f डायरेक्ट जो है वो एप्सिलॉन का फंक्शन नहीं है। x तो एप्सिलॉन का फंक्शन है ही नहीं, तो x वाला कंडीशन आएगी ही नहीं। आ गया y टिल्डा और y टिल्डा प्राइम। अब ये दोनों इंटरनली एप्सिलॉन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो डैट मीन्स आप यूं कह सकते हैं कि f जो है वो फंक्शन है y टिल्डा प्राइम का, जबकि ये दोनों फंक्शन है एप्सिलॉन के, ठीक है। तो इस लिहाज से पार्शियल f ओवर पार्शियल y टिल्डा डी वाई टिल्डा ओवर डी एप्सिलॉन एंड सिमिलरली फॉर y प्राइम। अब y टिल्डा की वैल्यू है ये और y टिल्डा प्राइम, यानी इसी का डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास। तो ये वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो अगर हम वैल्यूज को देख लें तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू बनती है हेंस सो जब ये दो वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करते हो तो आपके पास आता है y प्लस एप्सिलॉन जी, ठीक है, और इसके साथ पार्शियल f ओवर पार्शियल y टिल्डा, ठीक है, और प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y टिल्डा प्राइम इंटू y टिल्डा प्राइम प्लस एप्सिलॉन जी प्राइम, ठीक है। अब जब मैं इस इक्वेशंस को सॉल्व करती हूँ तो अगर आप यहाँ से देखो तो हमारे पास, क्योंकि मैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 की कंडीशन हम साथ लेके चल रहे हैं एक तो, ठीक है। दूसरी हम जैसे ही देखें पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल टिल्डा y पार्शियल f ओवर पार्शियल y टिल्डा प्राइम ऑफ y टिल्डा, तो ये जो वैल्यू है ये तो हो जाएगी इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमारा y है वो एक स्टेशनरी पाथ है, तो उस कंडीशन के लिए ये हमारे पास हो जाएगा 0। बाकी क्या बच गया? एप्सिलॉन के साथ वाली वैल्यू, ठीक है, एप्सिलॉन पार्शियल f ओवर पार्शियल टिल्डा प्राइम g और पार्शियल f ओवर पार्शियल y टिल्डा प्राइम इंटू g प्राइम, ठीक है। नाउ वो कहता है जैसे अब f डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, अब ये जो वैल्यू आ गई ये एप्सिलॉन डिपेंडेंट आ गई, ठीक है, यानी इनके साथ एप्सिलॉन जो आ रहा है यहाँ, ठीक है। वेयर एज g इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन, जबकि g इंडिपेंडेंट है एप्सिलॉन से। तो एज एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0 y टिल्डा अप्रोचेस टू y, तो जैसे जैसे y, क्योंकि हम यहाँ पे अब अप्रोचिंग की कंडीशन लगा रहे हैं, तो वो कहता है जैसे जैसे y अप्रोच करता है, क्योंकि y टिल्डा की वैल्यू होती है y प्लस एप्सिलॉन g, ठीक है। तो हम बेसिकली ये नीचे वाली इसकी वैल्यूज लेना चाह रहे हैं ना, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि बेसिकली जैसे जैसे ये y टिल्डा एप्सिलॉन 0 को अप्रोच करेगा, y टिल्डा y को अप्रोच करेगा और y टिल्डा प्राइम y प्राइम को अप्रोच करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ y और y प्राइम लगा लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी y और y प्राइम आ जाएगा, तो जाहिर है वो स्टेशनरी पाथ की ये डेफिनेशन लग जाएगी और ये इक्वल्स टू 0 होती है फॉर सम स्टेशनरी पाथ। अब हम इसकी जगह पे ये वैल्यूज वहाँ इक्वेशन में पुट करते हैं जहाँ हमने ये ली थी, ठीक है। नाउ वेयर नाउ ऑन द राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन। बेसिकली जब हम एप्सिलॉन का डेरिवेटिव लेते हैं डैट मीन्स के जो हमारा आंसर आएगा वो एप्सिलॉन से इंडिपेंडेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये फंक्शंस आ गए। अब इन फंक्शंस में से हमारे पास एक ये है एक ये, दोनों के ऊपर एडिशन रूल लग जाएगा।
अब इसमें से हम ये वाला जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट कंसीडर कर रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर वो जस्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक स्टेप अप्लाई कर रहा है। जैसे हम ये स्टेप अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ ये बन जाती है कि जी ऑफ एक्स का पार्शियल एफ टू पार्शियल वाई प्राइम ए टू बी पार्शियल एफ वाई प्राइम, ठीक है। अब इस वैल्यूज को यहाँ ए टू बी जी ऑफ एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ से देखें ये वाला पार्ट दोनों पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि जी ऑफ बी और जी ऑफ ए दोनों की वैल्यू एट द एंड पॉइंट 0 है, तो ये वाली टर्म तो हो गई 0, बाकी बची कौन सी, ये वाली, तो माइनस ए टू बी एज इट इज आ जाएगी। अब इन दोनों को मिला के उसने यहाँ ये लिख दिया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से देखो तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से थोड़ा सा चीजों को देख सकते हो कि जी ऑफ एक्स दोनों में कॉमन है, तो हमने जी ऑफ एक्स कॉमन निकाल लिया, ठीक है। इसके अलावा हमने नेगेटिव भी बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम स्टेशनरी कब होगा, जब हम कहते हैं कि ये वाला इंटेग्रल, ये इंटेग्रल की वैल्यू 0 हो। अब इस इंटेग्रल की वैल्यू 0 कब होगी, जब इसके अंदर जो वैल्यू है जिसका हम इंटेग्रल ले रहे हैं वो 0 हो, ठीक है। अब उसमें जी ऑफ एक्स को, जी तो कोई भी आर्बिट्रेरी है, अब वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी, ये सिर्फ ऑकर होता है कि वो अपने एंड पॉइंट्स पे हो सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स 0 होने की कंडीशन इस वाली कंडीशन पे अप्लाई हो जाती है, इस पे। तो ये हमारी ये जो इक्वेशन है इसे हम आयलर लैग्रांज इक्वेशन कहते हैं। इसको ड्राइव करने के मजीद और भी तरीके हैं, अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टन मैकेनिक्स और लैग्रांजियन मैकेनिक्स में पढ़ा हो तो वहां पे इनका डिफरेंट तरीके से इनको जो है ना हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल से और डिफरेंट वर्जन्स के साथ भी इसको ड्राइव किया गया है, ठीक है। अगर आप इस मेथड को देखें तो ये थोड़ा थोड़ा बहुत जो है हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल से मिलता जुलता है, क्योंकि वहां पे भी हम क्लोज्ड और स्टेशनरी पाथ्स के हवाले से बात करते हैं, ठीक है। अब ड्राइविंग डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास अब इक्वेशन 17 आ गई, जिसे हम आयलर लैग्रांज इक्वेशन कहते हैं। ये बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक है। ये उसी की हिस्ट्री आगे बता रहा है, ठीक है। ये लें जी, वो कहता है द फंक्शनल फॉर दिस द स्टेशनरी पाथ दैट आर गिवन बाय सॉल्विंग द आयलर लैग्रांज इक्वेशन। अब इसी तरह से आप इसके स्टेशनरी पाथ निकाल भी सकते हो। वो कहता है ये आपको इक्वेशन दी गई है, फाइंड द स्टेशनरी पाथ ऑफ द डिस्टेंस फंक्शनल। ये हमारे पास एक डिस्टेंस फंक्शनल है, इसका हमने स्टेशनरी पाथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टेशनरी पाथ फाइंड करने के लिए हम आयलर लैग्रांज इक्वेशंस को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें आयलर लैग्रांज इक्वेशंस में हमें क्या वैल्यूज चाहिए, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। क्योंकि हमें एफ गिवन होगा तो हम ये दो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इन्हीं दो वैल्यूज के अकॉर्डिंग पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू 0 है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम की वैल्यू ये आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज जब हमने ऊपर पुट की हमारी आयलर लैग्रांज इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये वाली वैल्यू 0, इसकी जगह पे ये वाली टर्म पुट कर दी, ठीक है। अब इसके डी बाय डी एक्स के साथ इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अब इसमें आप ये हमारे पास आ गई है जी, वी कुड डिफरेंशिएट दिस। अब जब हम ये y प्राइम है इसका दोबारा डी बाय डी एक्स लेंगे तो वो डबल डेरिवेटिव में चला जाएगा। तो दैट्स वाई वो कह रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है y के लिए, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, जैसे मैं इंटेग्रल अप्लाई करती हूँ ये dx यहाँ चला गया, तो 0 का इंटेग्रल जब ये डी से इंटेग्रल से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब यहाँ पे अप्लाई किया तो आपको पता है कि डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट वैल्यू का। दैट मीन्स 0 की जो इंटीग्रेशन आएगी वो कोई कांस्टेंट टर्म होगी, यहाँ पे हम कोई अल्फा ले रहे हैं, ठीक है, फॉर सम कांस्टेंट अल्फा, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई। अब यहाँ पे वो कहता है आइडेंटिकल, क्योंकि ये वाली इक्वेशन अगर हम देखें तो ये बिल्कुल इक्वेशन 6 के जैसे है। आप पीछे देख लेंगे कि इक्वेशन 6 कौन सी है,
ठीक है, सबसेक्शन 1.2 में द स्टेशनरी पाथ फॉर द स्टेशनरी पाथ इट्स सॉल्यूशन इक्वेशन 7 वाज शोन टू बी। अब वो कहता है उसका जो सॉल्यूशन था वो कुछ ये आता था, मतलब वहां पीछे उसने वो इस टाइप का सॉल्यूशन निकाला हुआ है, यहाँ पे वो सिर्फ हवाला दे के रेफरेंस दे के यहाँ पे पुट कर रहा है। ठीक है, सिमिलर वर्जन ये है। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है शो दैट स्टेशनरी पाथ ऑफ दिस मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। वो पहली बात तो ये कर रहा है कि उसके जो स्टेशनरी पाथ हैं वो इस इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसे प्रूव करना। आप इसे देखेंगे कि अगर ये आयलर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है ये वाला, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। ठीक है, और उसके बाद आपने सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन टू शो दैट द स्टेशनरी पाथ इज दिस, कि स्टेशनरी पाथ ये है। यानी आपने जस्ट यहाँ से आयलर इक्वेशंस निकालनी है। आयलर इक्वेशंस जब निकलेंगी तो आयलर इक्वेशंस से ये आंसर आना चाहिए आपका, आयलर इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करने के बाद, और इसको सॉल्व करने पे ये आंसर आए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से ये, ठीक है, कि आपने शो करना आयलर इक्वेशन से ये आंसर आएगा। ठीक है, और फिर शो करना है कि जो आपका स्टेशनरी पाथ है वो ये बनता है, यानी इसका सॉल्यूशन ये आएगा। इसी तरह से एक्सरसाइज 9। नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग एन अल्टरनेटिव फॉर्म। अल्टरनेटिव फॉर्म वो कहता है एग्जाम्पल 2 में अगर हम देखें तो हमारे पास, क्योंकि यूज टू डिफाइन अ फंक्शन विच डिड नॉट डिपेंड ऑन एक्सप्लिसिटली ऑन वाई, यानी वाई पे डिपेंड कर रहा है लेकिन दिख नहीं रहा कि वाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जैसे ये वाला फंक्शन है, डिस्टेंस फंक्शन है, ये पता तो है वाई पे डिपेंडेंट है बट नॉट एक्सप्लिसिटली। जब एक्सप्लिसिटली दिखता नहीं है तो यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वाला है वो 0 हो जाता है। तो जब ये 0 हो जाता है तो हमारे पास आयलर की ये फॉर्म बन जाती है। ठीक है, और इस केस में जब ये होता है तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई प्राइम जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास उसने ये फॉर्म दी है। ठीक है, और दूसरे केस में इन द इफ ऑन द अदर हैंड द इंटेग्रल डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन एक्स, यानी अगर वो एक्स पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड ना करे। ठीक है, सो दैट द फंक्शन हैज अ फॉर्म, यानी अब फंक्शन है ही दो चीजों का, फंक्शन y और y प्राइम का। ठीक है, तो y और y प्राइम का फंक्शनल है तो मेरे पास ये सिचुएशन बनेगी। ठीक है, इसी तरह से आप इन्हीं सिचुएशंस को यूज करके आप अपने इन एक्सरसाइज 10, 11, 12 को यूज सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास हम एप्लीकेशंस ऑफ आयलर लैग्रांजेस इक्वेशन, क्योंकि हम जब भी कोई मेथड पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। बेसिकली आयलर लैग्रांज इक्वेशंस जो है मोशंस को फाइंड करने के लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जब हम लेते हैं तो उसमें जो हमारे पास मोशन आती है उसको डिस्कस करने के लिए हम इसको स्टडी करते हैं। अब वो कहता है इन दिस सेक्शन वी कंसीडर सम, अब यहाँ पे जो एप्लीकेशंस वो दे रहा है फिजिकल प्रॉब्लम्स में से, तो वो कहता है फर्मर्स प्रिंसिपल विच डिस्क्राइब द ट्रेजेक्टरीज ऑफ लाइट रेज। ठीक है, दिस टॉपिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ऑफ द सेक्शन बिकॉज इट फॉर्म्स अ यूजफुल स्टेपिंग स्टोन टू द नेक्स्ट यूनिट ऑन लैग्रांजियन मैकेनिक्स। बेसिकली लैग्रांजियन, अगर आप लैग्रांजियन मैकेनिक्स के बारे में अगर आपने कभी कुछ पढ़ा है क्लासिकल मैकेनिक्स के कोई सब्जेक्ट में, तो बेसिकली ट्रेजेक्टरीज ऑफ लाइट रेज, अगर आपने लाइट रेज देखी हो तो वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और जस्ट स्कैटरिंग पार्ट में शो करती हैं। तो हमने उसकी एक ही श्वा की भी कितनी ही रेज निकल रही होती हैं, तो हमने उनकी ट्रेजेक्टरीज डिस्कस करनी होती हैं कि अगर इनके दरमियान हम कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें, अब उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपकी रेज क्या ऐसा रिएक्ट करेंगी, तो हर डिफरेंटली वर्क करता है। ठीक है, द सोप फिल्म, ठीक है, अगर आपने
ब्रैक्रिस्टोक्रॉन द सोप फिल्म। बेसिकली अगर आपने कभी साबुन का जो झाग बनता है उससे जो झाग है उसको अगर आप कभी माइक्रोस्कोप पे रख के देखें तो उसमें अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप में रख के देखें तो उसमें जब लाइट पड़ती है तो वो एक डिफरेंट वर्जन, एक सोप फिल्म बन जाती है, यानी उसमें बहुत डिफरेंट कलर्स और बहुत ही डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती हैं। तो उस तरह के बिहेवियर को भी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में जब हम उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनमें हमने जज करना होता है कि आया ये किस टाइप की होगी, ठीक है, तो उसमें हम ये चीजें देखते हैं। अब आगे वो उन चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा है कि फर्मर्स प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, लाइट रेज होती हैं या जस्ट रेज कह सकते हैं, हम स्ट्रेट लाइंस कह सकते हैं, ठीक है, लाइट की। फिर उनके अगर हम कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम वो कहता है अगर हम स्टेट्स दैट द पाथ taken between 2 points by a ray of light is the path that can be traversed in the least time। वो कहता है हमारे पास जो सबसे 2 पॉइंट्स के दरमियान किसी भी रोशनी की रे का जो रास्ता होता है वो उसकी बहुत ही मिनिमम टाइम्स के दरमियान होता है। अगर आपको याद हो तो स्पीड ऑफ लाइट का अगर आप एफएससी में करते हैं सी से कि 2.9 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी पर सेकंड में वो इतने मीटर्स तक का ट्रेवल करती है। अगर आप इस मीटर्स को लिखना चाहो तो बेसिकली ये है 29, कितने जीरोस आ गए, 7 जीरोस, तो ये 2,90,00,000 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल करती है लाइट, इतनी स्पीड है इसकी। और अगर इसी स्पीड की ये थी वैक्यूम में, ठीक है, यानी किसी भी हवा में, और अगर हम उसमें बात करते हैं वाटर में तो वाटर में इसकी स्पीड तकरीबन 22,50,000 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। यानी वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से कुछ मीडियम्स डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। हमेशा आप ये लाइट जो होती है वो लाइट डिपेंडेंट होती है, हमें इतना ज्यादा इन एप्लीकेशंस को नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ ये देखना है कि कहाँ कहाँ वो वर्क करती हैं, किस तरह से वो वर्क करती हैं और उस आयलर इक्वेशंस को क्या चीज करने के लिए अब ये बता रहा है कि कनेक्शन टू लैग्रांजियन मैकेनिक्स। अब हमें वो लैग्रांजियन मैकेनिक्स से कनेक्शन को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे बता रहा है। बेसिकली हम चूज ही इसी वजह से कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट पाथ्स और पाथ के सेक्शंस जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप किसी भी उसमें करें। अब ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। वो कहता है कंसीडर अ लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। हमने एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, ठीक है, दैट इज लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ द प्लेन, जो कि एक प्लेन के पार्ट में इतने हिस्से में ऑक्यूपाई करता है। अब हमने फाइंड करना है पाथ ऑफ अ लाइट रे फ्रॉम अ सोर्स एट, इस सोर्स से हमारी लाइट शुरू हो रही है, यानी ये सोर्स है हमारी लाइट का जो इस पॉइंट पे पड़ा है, ठीक है, टू एन ऑब्जर्वर एट दिस। अब एक ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे खड़ा है और हमारा सोर्स इस पॉइंट पे पड़ा, यानी हमने इस पॉइंट के ऊपर अपनी लैंप रख दिया है, यहाँ से अब लाइट ट्रेवल करना शुरू हुई है। अब हमने ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वो लाइट रे का कौन सा पाथ देख रहा है, क्योंकि हर ऑब्जर्वर का डिफरेंट डिफरेंट पाथ देखेंगे, ठीक है। अगर आपने स्लैब वाला कोई एक्सपेरिमेंट किया हो और प्रिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट किए हो मैट्रिक लेवल पे, तो आपको याद होगा आपको प्रिज्म दिया जाता था और ठीक है, प्रिज्म के साथ आपको कहा जाता था कि आपने अब इसमें से प्रैक्टिस करना है कि आपको लाइट के साथ आपकी एक कॉमन पिन यहाँ रखी जाती थी और फिर आपने कुछ पिन्स जो हैं वो इसी की लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तौर पे आपकी दूसरी साइड पे बनती थी और आप देखते थे कि आपकी लाइट के इमेज के हवाले से वो पिन कहाँ बन रही है और आप वहाँ 2 से 3 पिन्स मजीद लगाते थे और चेक करते थे। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के तरीके थे प्रिज्म के, स्लेब के, ठीक
ठीक है, डिफरेंटली। तो यहाँ पे भी तकरीबन यूं समझ लें हम उस लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है वहां से अब हम पाथ, लाइट रे का पाथ फाइंड कर रहे हैं कि कौन सी लाइट रे का पाथ जो है वो इसमें हमारा रिफ्रैक्ट हो रहा है या किस से जा रहा है। ठीक है, अब रिविजिटिंग द ब्रैकिस्टोक्रॉन, ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ लें एक दफा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि इसमें आपका काम क्या कर रहा है, जस्ट इतना पढ़ना है आप लोगों ने कि आपके लैग्रांज इक्वेशंस जो हैं वो इसमें किस तरह से वर्क कर रही हैं, बस। इसके अलावा हमने यहाँ से कुछ भी नहीं करना। That means यहाँ तक हमारा सारा काम खत्म। आपकी जो ऊपर एक्सरसाइजेस दिए गए हैं एट द एंड यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वहां से कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ से सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। इसके साथ आपका कंटेंट्स खत्म।